हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से हमारा पिछला वीडियो छूटा था। आपका 2 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया था एनसीईआरटी का, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं। आपका अब एनसीईआरटी आपका जल्दी ही मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये वाला चैप्टर आज ख़त्म कर देते हैं। पेट्रोलियम देखते हैं। ध्यान से देखिए, बस एक एक लाइन पढ़ते चलिए, आपको पूरा समझिए। एक बार एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन पढ़ डालिए, इसके बाद आप कोई अथेंटिक बुक चाहे जो भी हो आप उठाइए। अब मैं कहता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन आपका इसी में मिल जाएगा पेपर का, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ज्योग्राफी का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, ठीक है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। देखते नहीं है, कभी कभी साइकिल देखते हैं, कभी बहुत दिन बाद अगर उसको चलाइए तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ करता है, ची ची का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पेट्रोलियम मतलब आपका जो वो लुब्रिकेंट होता है वो डाला जाता है, तो वो भी तो आपका पेट्रोलियम है। तो यहाँ देखते हैं लिखा गया है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिससे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जो शैल होते हैं उनके परतों के मध्य पाया जाता है, और इनका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे अपतटीय और तटीय मतलब एक अंदर जी होता है, जो चाहे राजस्थान हो चाहे अंदर हो, या आपका मुंबई हाई हो। ठीक है, एक तटीय होता है जो, और एक अपतटीय होता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपस्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न के उत्पाद, जैसे डीजल भी मिलता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम से मतलब आप पेट्रोल मत समझ लीजिएगा। पेट्रोलियम पदार्थ अगर पूछे कि पेट्रोलियम कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपसे कोई पूछे, तो पेट्रोलियम में डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, ये सब। और जो आप बोरो प्लस ये बोरोलीन उन सब नहीं लगाते हैं, तो ये सब भी आता है आपका। ठीक है, तो पेट्रोलियम में ये सब होती है, ये नहीं कि पेट्रोलियम से आप पेट्रोल ही सिर्फ समझिए। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं। तो आप क्या, अगर कोई पूछे आपसे कि काला सोना किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? काला सोना सर इसे कहते हैं जो पेट्रोलियम से बने पदार्थ होते हैं, वो काला सोना कहलाते हैं। चाहे पेट्रोलियम हो या चाहे पेट्रोलियम से बने पदार्थ हो, वो सभी काला सोना कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जैसे ईरान हो गया आपका, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, और कतर, ये सब आपके जो पेट्रोलियम के उत्पादक देश हैं वो हैं। ठीक है, अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुला है। वेनेजुला में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है पेट्रोलियम के, और अल्जीरिया है। ठीक है, भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम का डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में आपका पाया जाता है। तो अगर पेट्रोलियम के बारे में आपका कुछ लिखने का आए तो यही लिखिएगा। पूरे वर्ल्ड में अगर अगर देखा जाए तो इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये कतर में पाया जाता है। और या अब अन्य उत्पादक में अमेरिका बता दीजिएगा, रसिया बता दीजिएगा, वेनेजुला, अल्जीरिया, ये सब। और भारत में डिगबोई सबसे पुराना, इसके बाद बॉम्बे हाई, कृष्णा, गोदावरी नदी डेल्टा। ठीक है, सिर्फ आप कहानी की तरह सुनते जाइए बस। ठीक है, कहीं मोबाइल, जैसे आपके पास थोड़ा सा कम समय हो तो मोबाइल रख लीजिए कहीं पे, इसके बाद कहानी हम जो बता रहे हैं उसको सुनते जाइए, आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा का अर्थ है शैल, और ओलियम का अर्थ है तेल। तो मतलब अगर कोई पूछे कि पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, तो शैल से ही पेट्रोल, शैल जैसे यहाँ पर ढेर सारा, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। इसी पत्थर के बीच में ही आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रो मतलब शैल होता है, और ओलियम मतलब तेल।
तो सैलों के मध्य जो तेल होता है उसे ही पेट्रोलियम कहते हैं। इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सैल तेल। आपको पता चला? ऐसे अगर लिखेंगे आप वहाँ पर पेपर में, तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ। अब देखिए प्राकृतिक गैस, आप सोचेंगे सर प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम अलग है। अब देखिए यहाँ पता चलेगा। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के निक्षोभों के साथ पाई जाती है। जहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा वहाँ प्राकृतिक गैस पाया जाएगा। ठीक है, नेचुरल गैस। और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। देखिए पहले तो ये नहीं पता, जब जब पेट्रोलियम आपका निकाला जाता है तो उसी के साथ आपका प्राकृतिक गैस भी निकलता है। ठीक है, तो वो भी आपका धरातल पर लाया जाता है। भारत में जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपभोग की गति तीव्र वृद्धि की ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। ठीक है, इनका कहने का मतलब जो प्रेजेंट टाइम में ये ह्यूमन है, ये क्या कर रहा है, बहुत तीव्र गति से क्या कर रहा है, ये जीवाश्म जो ईंधन है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब का बहुत तेज़ी से यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले 100, 150, 200, 300 साल बाद ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तब क्या होगा, इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। ठीक है, वो तो सही है, और जब कोयला जल रहा है उससे कितने प्रदूषण निकल रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित तोंटी के टपकने के समान है। ठीक है, जो अंततः सूख जाती है। हाँ, इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूछ लिया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है। तो ठीक है, तभी लोग सीएनजी गैस कहते नहीं। कौन सा कार लिया जाए, या इलेक्ट्रिक कार लिया जाए या आपका सीएनजी कार लिया जाए, आपका पैसों की भी बचत होगी और इन्वायरमेंट भी हमारा स्वच्छ और क्लीन रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए जल विद्युत। बांधों में जो वर्षा का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे इसे टरबाइन के ऊपर जब गिरता है, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाता है। क्या, हाइड्रो पावर कहलाता है। देखिए जैसे जल ऐसे गिरता है ना, कैसे चलता है ये जानते हैं, क्या सिस्टम इसका होता है, ऐसे रहता है। जैसे इसको इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे टरबाइन लगा होता है। जब ये जल यहाँ से गिरता है तो ये टरबाइन घूमता है, तो जब घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बस इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, सिर्फ टरबाइन घुमाना है बस। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। मान लीजिए ये यहाँ से गिरा दिए और ये टरबाइन घुमा के बिजली प्राप्त कर लिए। अब ये जो नीचे जल जा रहा है इससे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, इसको कितनी भी ऊंचाई होगा वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो कृषि में उसका उपयोग किया जा सकता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन है। ये सब डाटा मतलब ये ना देखिएगा कि कौन इस समय, क्योंकि ये एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी है तो इसमें डाटा अलग दिया होगा। ठीक है, क्योंकि डाटा तो ये सब चेंज होता है ना, कौन पहले स्थान पर बिजली उत्पादन में, खपत में। तो ठीक है, ये सब अलग देखिएगा। उसको भी हम बताए हैं, उसमें ज्योग्राफी में है, जाके देख लीजिए वहाँ। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर
और दामोदर नदी घाटिया परियोजना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था, तो ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे पेपर में कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है, तो वो कौन सा है? नॉर्वे है। ये याद रखिएगा। ये देखिए, यही आपका टरबाइन है, यही ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे जब ये घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से इधर उधर फैलाया जाएगा। ठीक है, पानी ये गिराया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये पानी से गिराया जा रहा, इसको सिंचाई के लिए उत्पन्न उपयोग किया जा रहा है। तो कई ये बहुत स्वच्छ माना जाता है। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडारण समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत, अब देखिए गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल स्रोत कौन से हैं? ये सौर ऊर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो गैर परंपरागत ये है और ये नवीकरणीय है, रिन्यूएबल भी है। तो याद रखिए इनको। क्यों गैर परंपरागत? क्योंकि क्या सौर ऊर्जा गैर परंपरागत क्या होता है कि पहले नहीं चल रहा था, ये अब चलने लगा। अगर परंपरागत कहे तो पहले से ही चला रहा है, लेकिन इसमें कह रहे हैं पहले ये नहीं चल रहा था। अब क्या सौर ऊर्जा पहले चल रहा था? नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। पवन ऊर्जा अब चल रहा है, तो ये गैर परंपरागत हो गया। क्या पवन ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा हमारे दादा के दादा यूज करते थे? सौर ऊर्जा कोई नहीं जानता था, आज से 15-20 साल पहले कोई नहीं जानता था। ठीक है, अब सब जानने लगे, हाँ सौर ऊर्जा भी होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग ये गैर परंपरागत से नहीं आया है, अब इन्वेंशन हो गया तब आया। भारत का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। अब तो बहुत जगह है। सौर ऊर्जा, सूर्य और ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें कई सेलों को सौर पैनलों के तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। इनका कहने का मतलब जहाँ खूब गर्मी पड़े वहाँ सौर ऊर्जा लगाइए, वहाँ ज़्यादा फायदा करेगा। सौर ऊर्जा उपयोग और सौर तापक और कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पवन ऊर्जा से हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। प्रदूषण मुक्त होता है पवन ऊर्जा में। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत कम लागत लगती है, सुरक्षित साफ होता है। ध्वनि प्रदूषण कह रहे हैं, पवन चक्कियाँ स्थापित करना महंगा है, रेडियो और दूरदर्शन संकेतों में व्यवधान हो सकता है, पक्षियों के लिए हानिकारक हो। सही बात, अगर ये ऐसे न चल रहा है, मान लीजिए ऐसे 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 चल रहा है, इसमें आके पक्षी फंस गया तो ये है। तो हानि लाभ सबका देखा करिए। ठीक है, असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त, खर्चीला है। ठीक है, सौर ऊर्जा बहुत खर्चीला भी होता है। स्रोत विसरित होने पर ऊर्जा बर्बाद होती है। प्रदूषण मुक्त होता है। असमाप्य, असमाप्त मतलब कभी ना समाप्त होने वाला। तो अगर आपसे ये पूछे कि कौन ये इसका है, तो ये ज्वारीय ऊर्जा का, तो ये बताइएगा। वन जीव का नष्ट होना और दोहन में कठिन। अब देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय। ठीक है, इसमें तो इसमें क्या करेंगे, ये सभी है, ये मत सोचेगा। ये देखिए, ये तीर बना है ना, ये तीर बना है, ये पवन ऊर्जा भी है गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा भी। ऐसा सोच लीजिए, जब गैर परंपरागत कहे तो परंपरागत से नहीं चला रहा है, अभी इसको नए युग में चलाया जा रहा है, बस। नॉन कन्वेंशनल कहे यही मानिएगा। ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। इतना आप याद करिएगा। अब देखिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत, असमाप्त मतलब जो कभी समाप्त ना हो।
पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल निकालने के लिए चिकराल से चल आ रहा। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित होती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सौर कुकर। सौर कुकर क्या होता है, एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक है, कार की एक पुरानी ट्यूब लें। ठीक है, इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद कर दें और ट्यूब की भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें, इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा अंदर ना आ सकती है ना बाहर जा सकती, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक लेती हैं और यह बाहर निकल नहीं। तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और चावल रखकर कुछ समय तक पक जाता है। तो यही बता रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हो जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बर्तन लीजिए जिसमें आप सूर्य की रोशनी अंदर चली जाए लेकिन बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, इससे आपका चावल पक जाएगा जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। परमाणु ऊर्जा क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम तथा थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो किसमें क्या क्या यूज होता है परमाणु ऊर्जा में? यूरेनियम और थोरियम, ये याद रखिएगा, जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन बार बार आता है कि मोनाजाइट कहाँ पाए जाते हैं, यही कई बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पेपर उठा के देखिए, यही वैसे हूबहू ये पेपर में दे दिया गया है कि थोरियम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? केरल के मोनाजाइट। थोरियम का उपयोग क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन में यूरेनियम और थोरियम का यूज होता है। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन जो हमने इस सर्किल की है इसको पूरी तरह से रट जाइएगा। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन सा है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र? कलपक्कम। महाराष्ट्र में तारापुर। राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर। उत्तर प्रदेश का नरौरा है और कर्नाटक का कैगा। ये तो याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, एक आध बार यही पूछ लिया जाता है। तो कहाँ का? तमिलनाडु का कलपक्कम, महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान का कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश का नरौरा, कर्नाटक में कैगा है। इतना ये याद रखिए। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है।
ठीक है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है, जिसको याद रखिएगा। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिकर्ण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अभी हम इसको कल 8 बजे वाले क्लास में ही पढ़ाए थे। और लद्दाख में पूगा घाटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, लद्दाख में पूगा घाटी, पूगा घाटी। और आपका ये हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, मणिकर्ण, ठीक है। देखिए मणिकर्ण भूतापीय और ऊर्जा की से भोजन पकाना, ठीक है, इसकी तरह से। अब देखिए यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसे ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध का निर्माण किया जाता है और उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग करके बांध स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय ये मिल के क्षेत्र हैं। अब देखिए बायोगैस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है, ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इससे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। किसका? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे कोई पूछे कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस मेनली होती है, तो मीथेन बताइएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बताइएगा, बहुत बार पूछा गया है। बायोगैस खाना पकाने में और विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम ईंधन है। इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद उत्पादन किया जाता है। तो इसका 3 काम हो जाता है, जैव खाद भी होता है, खाना भी बनाता है और बिजली भी उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, कई काम हो जाते हैं इससे। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता लाया जा सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा को भविष्य के लिए आपका सुनहरा बनाएं, ठीक है। तो ये है आपका, इतना ही था, ठीक है, आज की बात, आज के लिए। तो इतना आपको देख लेना है कि कौन सी आपकी ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपके कौन कौन जो आज हम पढ़ाए, ये सभी नॉन कन्वेंशनल थे, ठीक है। तो तो ये याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में फ़र्क समझिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अब आपका एक एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये जानते हैं, जैसे आपको इससे थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा होगा, तो ये मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ, प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये ऐसे जैसे इसको मैं शाम को एक वीडियो लाता हूँ 8 बजे डेली, कैसे आपका एक डायग्राम बना बना के बनाता हूँ, ऐसे अगर कहिए तो मैं इसका भी, जैसे इसका पूरा दिया रहता है, तो इसमें भी डायग्राम बनवा के लाऊं, ठीक है। जैसे आप कहिएगा, या ऐसे अगर कहिएगा ऐसे चलता रहता है, ऐसे ही चला दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। नहीं तो डायग्राम वाम बना के लेते आऊँगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो इतना ही आज, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।